सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। और हम लोग जो हैं फिर से पटवारी का पेपर लेकर के आ गए हैं। तो चलिए अपन लोग देख लेते हैं पटवारी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें अपन लोग जो है कई सारे क्वेश्चंस जो है साइंस के करने वाले हैं। तो साइंस के पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको जितनी भी आगे आने वाली वीडियो जो है वो सारी आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था वाट मात्रक है, तो वाट किसका मात्रक है? तो वैसे आपको पता होगा, फिर आपको बता देते हैं कि वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। साथ ही साथ अपन लोग देख ले कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है। तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। और ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। बल की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा और शक्ति हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। तो देखिए समय की इकाई पूछा गया। अपन लोग जानते हैं वर्ष जो है समय में देखते हैं अपन लोग कितने वर्ष हो गए हैं। अर्धवर्ष आधा वर्ष हो जाएगा, मीटर स्क्वायर भी इसमें जाता है। बट अपन लोग बात करें प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष जो है एक दूरी का मात्रक है, ये किसी भी समय का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रकाश वर्ष जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है इन निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। अदिश राशि पहले तो आपको पता होना चाहिए अदिश राशि होती क्या है। तो राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। अदिश राशि की याद करें तो जिसमें दिशा नहीं होती है उसको कहते हैं अदिश राशि, और जिसमें दिशा भी होती है उसे कहते हैं सदिश राशि। तो इस प्रकार से ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। और आपको बता दें कि अदिश राशि पूछी गई तो देखो ताप हो गया, धारा हो गया, आवेश हो गया, ये सारी की सारी जो है ये अदिश राशि है। इस प्रकार से उपयुक्त सही जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है जिसमें पूछा गया है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अपन लोगों को बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में कि किसी पिंड का विस्थापन जो है समय के समानुपाती पाया जाता है। तो जो पिंड है तो पिंड का जो है क्या हो जाएगा, वेग समरूप हो जाएगा, त्वरण समरूप हो जाएगा, ठीक है, वेग शून्य हो जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अपना कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो इसमें अपन विस्थापन जो है विस्थापन समय के समानुपाती, तो अपन लोग जानते हैं वेग, ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो इस प्रकार से विस्थापन समय के समानुपाती में जो पाया जाता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। तो वेग से समरूप हो जाएगा। फिर अपन लोग बात करें जो है बल की परिभाषा किससे मिलती है, बल की परिभाषा किससे मिलती है। तो अपन लोग को जानते हैं जो गति का प्रथम नियम है वो क्या बताता है, बल के बारे में बताता है, ठीक है। गति का जो प्रथम नियम है तो किसके बारे में बताता है, बल के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गति का प्रथम नियम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब अपन लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि इसमें जड़त्व के बारे में भी इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है जेट विमान कार्य करते हैं। तो जेट विमान जो है, जेट विमान क्या कार्य करते हैं, जेट विमान कार्य करते हैं तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, मतलब इसमें अपन लोगों को देखना है किस पे कार्य करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो जेट विमान होते हैं उनमें संवेग संरक्षण रहता है। संवेग का मतलब, संवेग कहलाता है द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब जो द्रव्यमान उसका कम होता जाएगा तो वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप जानते हैं लेवल बाई लेवल जब जिससे ऊपर जाता है तो उसमें क्या होता जाता है, उसका जो पीछे वाला पिंड है वो अलग हो जाता है। जैसे कारण क्या होता है, उसका जो द्रव्यमान है वो कम हो जाता है और इस कारण से द्रव्यमान के कम होने से उसका वेग जो है बढ़ जाता है। तो इस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है जेट विमान। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी है उसका उपग्रह जो है उनका कक्षीय वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो अपन लोग जानते होंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v बराबर होता है √GM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो v बराबर GM अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में। तो इस प्रकार से अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये किस पर निर्भर कर रहा है, अपन लोग देखें r मतलब त्रिज्या, मतलब जो कक्षा की त्रिज्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके व्युत्क्रमानुपाती में हो जाएगा। तो r बाहर निकलेगा तो इस प्रकार से उसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना कक्षा की त्रिज्या पर अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो ग्रहों की गति के नियम आप लोग जानते हैं केपलर साहब जो थे, इन्होंने केपलर ने जो है ग्रहों के नियम दिए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा केपलर जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, और यह ऊर्जा
होती है, किस रूप में होती है? तो अपन लोग जानते हैं 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है मेन रूप से, एक तो गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थितिज ऊर्जा। जो उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो गति के कारण उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पर देखो चाबी भर दी है तो उसकी स्थिति हो रही है, देखो कहीं भाग तो नहीं रही है घड़ी बंद करने के बाद, वो घड़ी तो वहीं पर स्थिर रहेगी। इस प्रकार से उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा रहेगी तो उसे कहेंगे अपन लोग स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है। ठीक है, अपन लोग कोई बाहर से बल न लगाए तो एक छोटी सी बूंद होती है, इस पर किस पर निकाल करती है? तो वो करती है द्रव के पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो बूंद होती है वो गोलाकार लगभग आकार में जो है होती है। तो इस प्रकार से पृष्ठ तनाव, पृष्ठ पर जो लगने वाला तनाव होता है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है द्रव के पृष्ठ तनाव जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है? और वो जानते हैं कार्य का मात्रक जूल है, भाई बताया था आपको। उसका मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग भी होता है, इसको वाट सेकंड भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं अपने सही हैं, तो इस प्रकार से सभी वाला जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अपन लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जिससे पूछा गया था। ठीक है, एक अशुशक्ति का मान होता है, तो एक अशुशक्ति का मान किसके बराबर होता है? तो एक अशुशक्ति का मान जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर एक अशुशक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो पूछा गया, किसी पिंड की मात्रा चौथाई करके वेग की मात्रा पर लोग दुगनी कर दिया तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा का होता क्या है? ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 और mv²। ठीक है, उसने कहा कि पिंड की मात्रा जो है इसको चौथाई कर दी, तो अपन ने चौथाई कर दी। वेग जो है वो दुगना कर दिया, दुगना करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल। तो अब देखो पहले जैसा था वैसे का वैसा हो गया, कोई 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो अपरिवर्तित रहेगा जो है अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पिंड के संवेग का मान यदि 50% बढ़ा देते हैं तो फिर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा में इस हिसाब से जो क्या हो जाएगी 125%, सॉरी घट नहीं जाएगी, इस 25% बढ़ जाएगी, क्योंकि अपन ने बढ़ाया है। तो देखो अपन लोग ऐसे लगाते थे 50 + 50 + 25 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कैंसिल होगा, तो इस प्रकार से 50 50 100 और 25 125, तो इस प्रकार से 125 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 125 बढ़ जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पानी से भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। ठीक है, बर्फ जो है पूरी तरह से पिघल जाएगी, तो इसके बाद पानी का जो तल रहेगा वो क्या रहेगा? ऊपर उठ जाएगा, नीचे उठ, क्या होगा? तो अपन लोग को जानते हैं कि उसका जो तल रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों होता है? ठीक है, तो अपन लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा, समुद्र में जो पानी का घनत्व होता है वो नदी के पानी के घनत्व की तुलना में अधिक होता है, और जहाँ घनत्व अधिक होगा वहाँ पर अपन लोग आसानी से तैर सकेंगे, वो चीज़ वहाँ पर आसानी से तैर सकती है। तो इस प्रकार से अपन लोग वहाँ पर समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं नदी की तुलना में। ठीक है, और जिसका जितना घनत्व कम होगा उसमें तैरना उतना ही कठिन होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतना आसान होगा। फिर अपन लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि कोई भी द्रव में कोई चीज़ डुबोई जाती है तो जितना उसका द्रव्यमान जो है रहता है उस द्रव्यमान के बराबर पानी को क्या करता है वो अलग कर देता है। ठीक है, तो मतलब जैसे अपन लोग कोई चीज़ में पानी लें, उस पानी में फुल भर दें, उसमें कोई चीज़ डालते हैं तो उतना ही जितना पानी नीचे गिरेगा ना तो उस पानी का द्रव्यमान नापें और जितनी द्रव्यमान की वस्तु है बिल्कुल बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत था और इस पर सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोमीटर, इससे किसी का घनत्व भी नापते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया है। फिर अपन लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती? अनुप्रस्थ तरंगें अपन लोग जानते हैं 2 तरंगें होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग। जो अनुप्रस्थ तरंग होती है ये जो है लोहा पानी इन सब में तो हो सकती हैं, ठीक है, बट हवा में जो है नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से हवा जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती अनुप्रस्थ तरंग। और साथ ही साथ को बता दो जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। दो वाला क्वेश्चन भी वही है, पूछा गया है कि अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग आपको बता दिया है सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर माध्यम की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी ठोस के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपन लोग जानते हैं कि उसको जो कोई ठोस है ना, और ठोस जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम को अपन ने लिया, सोडियम को अपन ने रखा बाहर, तो ये सोडियम जो है ठोस अवस्था में रहता है, बट उसके बाद ये द्रव अवस्था में नहीं आता, सीधे गैस में पहुंच जाता है। तो ये जो
प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो इस प्रकार से ऊर्ध्वपातन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखो भिन्न क्वथनांक वाले द्रवों के मिश्रण को किस विधि के द्वारा अलग करते हैं, जिसका क्वथनांक, क्वथनांक मतलब खोलना, पानी का जो खोलता है इसी प्रकार से और द्रव्य जो खोलते हैं तो जिस तापमान पर भी खोलते हैं वो कहलाता है उसका क्वथनांक। तो इस प्रकार से पूछा गया था कि क्वथनांक वाले द्रव्य में जो है मिश्रण को कौन सी विधि से अलग कर सकते हैं, तो अपन लोग उसको अलग कर सकते हैं प्रभाजी आसवन विधि से। कौन सी विधि से, प्रभाजी आसवन विधि से। फिर अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक की देन है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसकी देन है, मौजले की देन है। किसकी देन है, मौजले की देन है। तो इस प्रकार से मौजले जो है हमारा सही आंसर जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है किंतु परमाणु भार जो है वो भिन्न भिन्न होता है, तो परमाणु भार जिनका भिन्न भिन्न होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। तो समस्थानिक ऐसे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक प्रकट करता है, तो किसी भी कोई भी तत्व है उसका परमाणु क्रमांक क्या प्रकट करता है, ठीक है। तो नाभिक के प्रोटॉन जो है सही आंसर हो जाएगा। अपन लोग जानते हैं चाहे नाभिक के प्रोटॉन हो और चाहे नाभिक के इलेक्ट्रॉन हो, ये दोनों की संख्या जो होती है बराबर होती है, लेकिन अपन लोग मेन रूप से देखते हैं कि हमेशा नाभिक के प्रोटॉन की संख्या ही उस किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक है। और फिर अपन लोग यदि देखें तो देखो सबसे भारी कण कौन सा हो, ठीक है। सबसे भारी कण की बात करें तो वो प्रोटॉन। अपन लोग जानते हैं प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है। और अपन लोग जानते हैं न्यूट्रॉन तो इसमें पाए नहीं जाते, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे होती है, मतलब अपन लोग न्यूट्रॉन तो बीच में पाया जाता है। अपन लोग ये जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन का भार, ठीक है, न्यूट्रॉन का भार प्लस इलेक्ट्रॉन का भार या फिर प्रोटॉन का भार, मतलब चाहे प्रोटॉन का भार ले लो चाहे फिर इलेक्ट्रॉन का भार, दोनों का भार बराबर होता है। तो चाहे प्रोटॉन का भार ले लो चाहे इलेक्ट्रॉन का भार ले लो, दो में से किसी एक का भार ले लो और प्लस न्यूट्रॉन का भार ले लो, टोटल जो कहलाता है वो कहलाता है परमाणु भार। तो इस प्रकार से परमाणु भार की डेफिनेशन हो जाती है। और सबसे भारी कण कौन सा होता है, वो होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अपन के पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, पूरे 25 के 25 क्वेश्चन अपन देख लिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और आपको बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सकें, ठीक है। बने रहिए, धन्यवाद।